बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और फार्मूला सीरीज़ का मैं आज पार्ट नंबर 8 8वां पार्ट जो है ना वो मैं लेकर आया हूँ। और इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें कुछ फार्मूलों के साथ नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ है, तो यहाँ 24 MCQs यहाँ से बनाए जा सकते हैं और 24 से ज़्यादा MCQs जो हैं वो यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो इस बारे में आज हम कुछ डिटेल पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें जो होंगी, ज़्यादा MCQs जो होंगे वो हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 8 जो फार्मूला सीरीज का है, इसका ताल्लुक ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ है। तो इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है वोल्टेज के लिए और करंट के लिए वो ये रही, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई/टी या ओमेगा टी भी हम इसे लिख सकते हैं। टाइम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पर डिराइव की है। जैसे एंगल है, एंगल में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, फेज एंगल जिसे हम कहते हैं। ओमेगा को 2 पाई/टी लिखेंगे, टी को 0 पुट करेंगे, थीटा 0 आएगा। यानी एंगल को भी उसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब हम टीज की ये सारी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस करते जाएं तो हमें बारी बारी ये वाली सारी वैल्यूज मिलती हैं। और अगर इसी टी की सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते जाएं तो हमें ये भी वैल्यू सारी मिलेंगी। अब ये दोनों वैल्यूज में अगर हम इन दोनों वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा, लेट्स से कि ये करंट के लिए और ये वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पर 0 है यानी वोल्टेज भी 0 है और करंट भी 0 है। एंड हियर एट दिस पॉइंट करंट मैक्सिमम पर है और वोल्टेज भी मैक्सिमम पर है। इसका मतलब है दोनों चीजें यहाँ मैक्सिमम हो गई। फिर दोनों वोल्टेज और करंट दोनों इकट्ठे 0 हो जाते हैं और फिर इस पॉइंट के लिए 3 पाई/2 के लिए आपको ये दोनों वोल्टेज और करंट जो है वो नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, जैसे और नेगेटिव मैक्सिमम है ये। और फिर फाइनली दोनों चीजें फिर से 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट जो है दोनों इन फेज हैं। यहाँ पर दे आर नॉट आउट ऑफ फेज, दे आर इन फेज। एवरी पॉइंट पर इनकी एक जैसी वैल्यूज मौजूद हैं। हाई है तो हाई है, जीरो है तो जीरो है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, इकट्ठे एक साथ। इसे कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट इन फेज है। हमें इसमें जो वोल्टेज और करंट फेज में फिर जब हम रेजिस्टेंस का केस अगर हम कंसिडर करते हैं तो रेजिस्टेंस के केस में प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट की जो डायरेक्शन है अगर हम उनको वेक्टर शो करें तो हमें इस तरह से बनानी पड़ती है। वोल्टेज और करंट बेसिकली वेक्टर नहीं होते, लेकिन उनकी फेजर डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर इस हिस्से के अंदर कुछ देर के लिए वोल्टेज और करंट को वेक्टर ट्रीट करते हैं, लिहाजा उनकी डायरेक्शन ली जा सकती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जी हमारे पास जब वोल्टेज और करंट, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है और कौन सा करंट है। अगर हम वोल्टेज को V और करंट को I ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब RMS वोल्टेज होता है, ये पीक वोल्टेज नहीं है। पीक वोल्टेज के लिए हमें इनको V0 लिखना पड़ता है या I0 लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये पीक वैल्यू है। अब ये जो IRMS और VRMS की वैल्यू है 0.7 I0 या 0.7 V0, ये भी RMS की वैल्यू है और इससे इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है। इसके MCQs जो है वो हम जूम क्लास के अंदर करेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इससे पहले मैं आपको ये रिपीट कर दूं कि हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुंचना कैसे है वो मैंने यहाँ रखा है कि अगर आपके पास -I0 वैल्यू है तो वो कौन से टाइम के लिए होगी। अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप फौरन समझ जाएंगे कि टाइम की वैल्यू 3T/4 होती है -I0 के लिए। लेकिन अगर आप उसे कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि इस I की जगह पर बस आपने ये वाली वैल्यू दर्ज कर देनी है, तो उसके बाद बाकी सारा मैथमेटिक्स वाजे है। फिर हम आ जाते हैं इस इक्वेशन की तरफ, P इज इक्वल टू VI cos थीटा की तरफ हमने आना है। इसके अंदर पावर है, वोल्टेज है, करंट है, ये दोनों RMS वैल्यूज हैं। cos थीटा यहाँ पावर फैक्टर कहलाता है।
और पावर फैक्टर एसी सर्किट के लिए कितना होगा? अगर हम इस एमसीक्यू में अगर ये इसकी चार, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी ऑप्शन है अगर, तो हमें इसमें जस्ट एक छोटा सा आप बना लें, डायग्राम बना लें कि भाई ये Z है, यहाँ पर R है, ये एंगल है, तो cos थीटा यहाँ से कितना होता है? cos थीटा इज ऑलवेज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो लिहाजा R बाय Z, तो आप ये आंसर आपको मिलेगा, ये पावर फैक्टर फॉर द एसी सर्किट। और एसी सर्किट के अंदर कौन सा वो सर्किट है, वो रेजिस्टिव है, वो कैपेसिटिव है, या वो इंडक्टिव है? तो ये इंडक्टिव सर्किट के लिए हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। फिर अगर हमारे पास इंडक्टेंस हो, एक इंडक्टेंस है हमारे पास और हमने उसको कुछ वोल्टेज दिए हैं, और वो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो जब उस इंडक्टेंस के अंदर पावर अगर हम कंसीडर करें तो उस पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसको जानने के लिए इस एमसीक्यूज को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू भी लिख ली, करंट की भी फेज एंगल वाली वैल्यू लिख ली, तो पावर हमारे पास इस तरह से आ जाती है। तो यहाँ 2 ओमेगा आपको नजर आ रहा है, तो पावर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका आंसर होगा जी 2 ओमेगा। यानी आंसर ऑप्शंस हो सकती है ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, तो उसमें से आप 2 ओमेगा जो है उसे ऑप्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं यहां पर हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की इक्वेशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की एक इक्वेशन मौजूद है। XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, तो DC के लिए एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमें पता है कि ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, 2 पाई f मौजूद है, तो डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी को 0 कंसीडर किया जाता है, तो 0 नीचे होगा, 1 ओवर 0 होगा, तो ये इन्फिनिट बन जाएगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो है वो कितनी वैल्यू है फॉर डीसी, तो वो हमें यहाँ पर 0 नजर आती है। हमने लास्ट अपनी वीडियो में ये पढ़ा था कि कैपेसिटर जो होता है ये डीसी के लिए एक ओपन सर्किट होता है और एसी के लिए एक क्लोज सर्किट होता है, और इसी तरह से वाइस वर्सा हम इंडक्टेंस के लिए भी ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने इस बॉक्स की तरफ। इस बॉक्स के अंदर मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं जिनका इस ताल्लुक है इन चीजों के साथ। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ रेजिस्टेंस, फिर है कैपेसिटर, फिर इंडक्टेंस, और उसके बाद R और C को सीरीज में लगाया गया, फिर R और L को सीरीज में लगाया, फिर R, L और C जो है ना वो सीरीज में है। तो सेकंड कॉलम जो है ये हमें फेजर डायग्राम के बारे में बता रहा है। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि ये दोनों जो है इन फेज हैं, लिहाजा V और I को हम एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे, और उस वक्त जो इंपेडेंस होगी सर्किट की वो R होगी, और एंगल कितना होगा 0। जाहिर है कि इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये 0 डिग्री का एंगल हमें वहां पर बनाना है। कैपेसिटेंस के लिए जब आप देखोगे तो हमें पता चलता है कि कैपेसिटर जब सर्किट में लगा हुआ होता है तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हम करंट को समझते हैं कि वो लीड कर रहा है, और वोल्टेज को ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो लैग कर रहा है, पीछे है। तो इसलिए हम इस एंगल को -90 डिग्री का नाम हम दे सकते हैं कि ये पीछे की तरफ को है, क्योंकि वोल्टेज पीछे रह गया है, और इसकी जो इंपेडेंस होगी वो XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C से हम समझ सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है इंडक्टेंस का, तो यहां चूंकि वोल्टेज लीड कर जाता है देन करंट, तो ये जो एंगल है ये फिर पॉजिटिव 90 डिग्री के लिए आएगा, और XL की इक्वेशन को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर जब हम R और C को इकट्ठा कर दें तो फिर हमें एक इस डायग्राम को और इस डायग्राम को मिलाकर हमें यहां पे एक डायग्राम बनानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के यहां है एक्स एक्सिस पर, और वोल्टेज जो है कैपेसिटर के वो किधर है, वो नीचे वाई एक्सिस की जानिब है। लिहाजा जो हमारे पास बनेगा रिजल्टेंट वो ये बनेगा, V इज इक्वल टू आई जेड बन जाएगा। Z यहां पर इंपेडेंस कहलाती है, तो इसके लिए इस एंगल की जो बात है वो हमने यहां पर की है कि -90 डिग्री से छोटा है फाई, और फाई 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब ये है कि वो इस तरफ है, यानी कि 0 के लेवल से वो नीचे को है, लिहाजा हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है RL सीरीज सर्किट का, तो उसकी फेजर डायग्राम को हम यूं अंडरस्टैंड करेंगे, और ये एंगल हमारा जो है ये फाई है, और अब हमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिला है वो यहां है,
और इसकी इम्पीडेंस इक्वेशन को इस तरह, और यहाँ इसको हम ले सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो है वो कितना एंगल हो सकता है, ये 90 से कम ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो थोड़ी है या ज्यादा है, ये डिपेंड करेगा आर और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यूज के ऊपर। फिर जब हम इन तीनों चीजों को, रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को इकट्ठा एक जगह पे लगा देते हैं, एक सीरीज सर्किट बनाते हैं, जैसे हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, या जिसे हम एक्सेप्टर सर्किट का नाम भी देते हैं, तो उसमें फेजर डायग्राम ये बन जाती है। अब यहाँ ये साफ जाहिर है कि VL पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, VC नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो हमें उसे कुछ इस तरह लिखना है। हम यहां देख सकते हैं कि अगर तो ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो Z इज इक्वल टू R ही आ सकता है यहां पर। इसका मतलब हुआ कि ये वाली कंडीशन यहां पर हो सकती है एट रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये दोनों रिएक्टेंसेस इक्वल हो जाएं तो इंपेडेंस किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। और इसके लिए कुछ डिटेल मैंने यहां रखी है कि अगर फाई जो है वो 0 से बड़ा है तो फिर XL बड़ा होगा, और XC जो है ना, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस थोड़ी होगी। और अगर हम यहां देखें कि अगर 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल का मतलब है कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल सीधा XL इज इक्वल टू XC, और यही रेजोनेंस को शो करता है। और इस ग्राफ के अंदर ये जो पीक पॉइंट है ना, ये वाला हमारा इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगी, और यहाँ XL इज इक्वल टू XC होता है। और अगर हमारा फाई जो है एंगल वो 0 से कम है, 0 से कम होने का मतलब है कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस अब थोड़ी है XC से। इसका मतलब है इन तीनों का, इसका और इसका मतलब आपको यहां ग्राफ के अंदर आपको समझ आ सकता है। जब हमारे पास फाई 0 से कम है तो हमारा सर्किट के अंदर जो रिएक्टर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, और ये वाली जो ग्राफ का ये हिस्सा है ये क्या है जी, ये कैपेसिटिव, यहाँ कैपेसिटर यहाँ डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर फाई 0 से छोटा है। और अगर फाई 0 से बढ़ जाता है तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है इस ग्राफ का, ये हमारा इंडक्टिव बिहेवियर जो है ना वो शो करेगा, और यहाँ पर इंडक्टर अपना आप बताएगा कि मैं भी सर्किट में मौजूद हूँ। रेजिस्टेंस का सिर्फ ये एक पॉइंट है कि इस पॉइंट के ऊपर हमें समझ आती है कि रेजोनेंस हो गई है, तब XL और XC जो है ना वो इक्वल हो गई है। देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है 1/2 पाई अंडर रूट L और C। L और C क्या वजह है कि इंडक्टर और कैपेसिटेंस मिलकर फ्रीक्वेंसी बना रही है। 1/2 पाई तो कांस्टेंट है ना कुछ होगा ना, L के लिए, C के लिए कोई चीज होगी जो फ्रीक्वेंसी बना रही है। तो याद रखें कि इंडक्टर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी होती है और कैपेसिटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती हैं, इंटरचेंज करता है। जब LC सर्किट लगा हुआ होता है, जिसे हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा बना करती है एनर्जी के एक्सचेंज से। तो ये भी MCQs में पूछा गया है पास्ट पेपर्स में, इसलिए इस इक्वेशन को मैंने यहाँ रखा, और इसके बाकी के MCQs भी हम फिर इंशाल्लाह आगे अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। अब पार्ट नंबर 8 के बाद पार्ट नंबर 9 की बारी है, लिहाजा तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल को अपने चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।